नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें बताते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष हमलावर। किरण रिजिजू ने कहा, सोरोस पर सवालों से बच रही कांग्रेस ने किया सभापति को अपमानित, माफी मांगे कांग्रेस। इंडी गठबंधन में नेतृत्व बदलने की मांग के बीच शरद पवार और केजरीवाल के बीच आज अहम मुलाकात। ममता बनर्जी की भूमिका पर चर्चा के आसार। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का चौतरफा वार। उनके सीएम आवास रहे आलीशान भवन का वीडियो जारी कर ऐशो आराम की दिखाई सच्चाई। कहा, भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के विवादित बयान पर लिया संज्ञान। वीएचपी के कार्यक्रम में आपत्तिजनक भाषण के बारे में हाई कोर्ट से मांगा ब्यौरा। और यूपी के हाथरस में पिकअप वैन और ट्रक की भिड़ंत में 7 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए की आर्थिक मदद की घोषणा। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आ रही खबर की ओर। बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर इस बार जबरदस्त हंगामा हुआ। नॉर्मलाइजेशन से लेकर परीक्षा कैंसिल होने तक की अफवाह के कारण छात्रों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी जमकर हुई है, मगर बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि परीक्षा तय समय पर ही होगी। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं बदलेगी बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की तारीख। बीपीएससी की परीक्षा उसी दिन होगी जिस दिन निर्धारित। बीपीएससी परीक्षा में 4,83,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। अफवाह पर ध्यान न दें, एग्जाम की करें तैयारी। 70वीं सीसीई के लिए सभी परीक्षा केंद्र पर एक ही तरह के रहेंगे प्रश्न पत्र। बीपीएससी कार्यालय के बाहर कथित नॉर्मलाइजेशन पर हुआ था हंगामा। परीक्षार्थियों पर नजर रखने के लिए 30,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे। आईडी प्रूफ के अलावा उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक की भी होगी जांच। बीपीएससी की परीक्षा को लेकर भ्रामक जानकारी देने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर कई तरह की अफवाह फैलाई जा रही हैं। नॉर्मलाइजेशन से लेकर परीक्षा कैंसिल होने तक की बात सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही है। हालांकि अब आयोग ने सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। बीपीएससी के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को ही किया जाएगा। 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होना है। इसकी तैयारियों को लेकर बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने बताया कि परीक्षा 900 से 925 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली है। परीक्षा में 4,83,000 छात्र उपस्थित होंगे। परीक्षार्थियों पर नजर रखने के लिए 30,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आईडी प्रूफ के अलावा उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक की भी जांच की जाएगी। स्टार्ट कर रही है और 13 दिसंबर के एग्जाम निर्धारित तिथि, समय और स्थल पर ही दी जाएगी। आयोग उसके लिए पूरी तैयारी कर चुका है। आयोग ने करीब 950 सेंटर पर 30,000 से अधिक कैमरे लगाए हैं। सभी सेंटर पर पर्याप्त संख्या में जामर लगाए गए हैं और बच्चों के लिए एडमिशन के समय पर उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा कि 70वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए 23 सितंबर को विज्ञापन जारी हुआ था। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया था, लेकिन अभ्यर्थियों के हित में इसे 4 नवंबर तक विस्तारित किया गया था। इस अवधि में 4,80,000 आवेदन आए। इसमें अंतिम 4 दिनों में 1,30,000 आवेदन आए। ऐसे में अब फिर से फॉर्म भरने की तारीख देने का सवाल नहीं उठता है। राज्य सरकार भी परीक्षा को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती की तैयारी में है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि सरकार छात्रों के साथ है, मगर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के छात्रों को और जो हमारे युवा हैं उनको ये जरूर समझना है कि बिहार ने
आज जो सरकार चली है उन्होंने रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं। नहीं तो क्या होता था बीपीएससी के परीक्षा का रिजल्ट सीधे मुख्यमंत्री आवास में तय होता था। वो दिन लोगों ने भूला नहीं है। विपक्ष ने बीपीएससी परीक्षा को लेकर शुरू हुए बवाल को भुनाने की पूरी कोशिश की, मगर आयोग के एक्शन के कारण उनकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। आयोग ने अपना पक्ष कई विज्ञापनों के जरिए पहले ही क्लियर कर दिया था। अब अफवाहों को लेकर के साइबर सेल भी कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही आयोग भी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि कई बड़े कोचिंग संचालकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। काफी अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गरीब लोगों के लिए बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। अटल विहार योजना से जरूरतमंदों को, विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराए जा सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के शहरी गरीबों को मिलेंगे मकान। अटल विहार योजना में गरीबों के लिए बनेंगे 50,000 मकान। हाउसिंग बोर्ड को 50,000 मकान बनाने का दिया गया लक्ष्य। सरकार अटल विहार योजना के लिए हाउसिंग बोर्ड को 1 रुपए में देगी जमीन। योजना के तहत पहले चरण में 7 शहरों में 1,650 मकान बनाए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस भवनों में 80,000 और एलआईजी भवनों में 40,000 रुपए का अनुदान। छत्तीसगढ़ सरकार की छूट से 80,000 हितग्राहियों को राहत। छत्तीसगढ़ के शहरों में रहने वाले जरूरतमंद और गरीबों को किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने अटल विहार योजना की शुरुआत की है। इसके तहत आने वाले समय में हाउसिंग बोर्ड को 50,000 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए हाउसिंग बोर्ड को 1 रुपए प्रति वर्ग फुट पर शासकीय जमीन दी जाएगी। इस योजना के तहत पहले चरण में 7 शहरों में 1,650 मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाउसिंग बोर्ड की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। अटल विहार योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें 1,650 मकान 7 जगहों में बनाए जाएंगे और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दिया जाएगा। इसमें एक तो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी, ये 2 तरह के मकान बनेंगे। ईडब्ल्यूएस में बेनिफिशरी को 80,000 सब्सिडी मिलेगी और एलआईजी में 40,000 प्रति मकान सब्सिडी मिलेगा और 1 रुपये में जमीन मिलेगी। तो इस तरह से जरूरतमंदों को सरकार सस्ते में एक अच्छा मकान उपलब्ध कराने का काम करने जा रही है। इस योजना की खास बात यह भी है कि इस योजना में पूर्व में घोषित अनुदान को जारी रखते हुए ईडब्ल्यूएस भवनों में 80,000 रुपए और एलआईजी भवनों में 40,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पहले चरण की परियोजना में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के 1,450 आवास और एमआईजी श्रेणी के 200 आवास बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों और विकासखंड में रह रहे आवासहीन और कच्चे भवन के स्थान पर किफायती और पक्के छत युक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए अटल विहार योजना प्रारंभ की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हर शहरी परिवार को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना लागू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य शहरी और विकास खंडों में रहने वाले आवासहीन या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को सस्ते दाम पर पक्की छत वाला आवास उपलब्ध कराएगी। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़। और अगली खबर महाकुंभ की तैयारियों से जुड़ी हुई है। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है, जिसे नगर निगम की ओर से यमुना क्रिश्चियन कॉलेज में 55,000 वर्ग फीट एरिया में बनाया जा रहा है। इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल कराया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वच्छता के प्रति आम जनता को जागरूक करना है। 11 टन रंग से महाकुंभ में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली। महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के लिए पूरे शहर को सजाया और संवारा जा रहा है। रंगोली बनाकर महाकुंभ में श्रद्धालुओं को स्वच्छता का संदेश देने की तैयारी। रंगोली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में होगी शामिल। 72 घंटे बिना रुके बनाई जा रही है रंगोली।
रंगोली में महाकुंभ, स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने वाले संदेश। यूपी में प्रयागराज महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के लिए पूरे शहर के कोने कोने को सजाया और संवारा जा रहा है। वहीं इंदौर से आई मशहूर रंगोली कलाकार शिखा शर्मा ने 11 टन रंग से रंगोली बनाकर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छता का संदेश देने की तैयारी में जुट गई हैं। ये 55,000 वर्ग फीट के साथ विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनने जा रही है। हम महाकुंभ के शुभारंभ के लिए रंगोली बना रहे हैं और इससे हम स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं कि आप इतने सारे लोग यहाँ पर इतनी बड़ी गैदरिंग में आने वाले हैं, महाकुंभ होने वाला है, तो आप यहाँ पर जो प्रयागराज है उसे स्वच्छ रखिए और जितनी भी चीजें यहाँ पर होगी उसका आनंद लीजिए। आज 12 वर्षों के बाद हम जब कुंभ का इंतजार करते हैं तो इस महाकुंभ में हम प्रयागराज नगर निगम की ओर से संदेश देना चाहते हैं कि इसको हम जितना स्वच्छ रख सकते हैं वो प्रयास करें। प्रयागराज जिले में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है, जो लिम्का बुक में रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। ये पहला मौका होगा जब विश्व की सबसे बड़ी रंगोली प्रयागराज जिले में बनाई जा रही है, जो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करेगा। ये रंगोली लगभग 55,000 फीट के आकार की है। प्रयागराज महापौर उमेश गणेश केसरवानी ने दूरदर्शन को बताया कि विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है। इसका मकसद है कि स्वच्छता के प्रति आम जनता को जागरूक करने के साथ ही उनको जोड़ना, ताकि सबसे बड़े आध्यात्मिक पौराणिक महाकुंभ को स्वच्छ, दिव्य और भव्य बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि लंदन से लिम्का बुक की टीम आ चुकी है, जो लिम्का बुक में दर्ज करेगी। प्रयागराज के जन को स्वच्छता के अभियान से जोड़ने के लिए और पूरे विश्व भर के लोगों को इस महाकुंभ मेले में आमंत्रित करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है, जो महिलाओं के द्वारा बनाई जाएगी, जो एक संदेश देगा कि महिला सशक्तिकरण का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ स्वच्छता को लेकर के प्रयागराज के सभी लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं 11 बार लिम्का बुक में दर्ज कर चुकी रंगोली आर्टिस्ट शिखा शर्मा की ये 12वीं रंगोली होगी, जो विश्व की सबसे बड़ी रंगोली होगी और लिम्का बुक में दर्ज होगी। ये रंगोली 55,000 एरिया में 11 टन कलर से बनाया गया है। प्रयागराज से उमाशंकर गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा टूल। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें
1-800-313-1212। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात की ओर और बताते हैं कि ये एनसीसी के जो कैडेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं वहाँ पर। गुजरात के अहमदाबाद से दांडी तक 410 किलोमीटर पदयात्रा पर एनसीसी कैडेट्स निकले हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश की आज़ादी के लिए हुए स्वतंत्रता संग्राम और सत्याग्रह की भावना को लोगों के दिलों में जीवित रखना है। इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उद्देश्य और मूल्यों को पुनर्जीवित करना है। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की तरफ से मंगलवार को दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पंशेरिया भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि ये यात्रा जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए है। गुजरात के अहमदाबाद से दांडी तक 410 किलोमीटर की पदयात्रा के लिए कैडेट्स निकले हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश की आजादी के लिए हुए स्वतंत्रता संग्राम और सत्याग्रह की भावना को लोगों के दिलों में जीवित रखना है। इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उद्देश्य और मूल्यों को पुनर्जीवित करना है। इसके तहत युवाओं को व्यसन से दूर रखना और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी यादों को ताज़ा करने का प्रयास किया जाएगा। गुजरात एनसीसी द्वारा दांडी यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। 9 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ये यात्रा चलेगी। ये प्रेम, सद्भावना, करुणा का संदेश देगी। युद्ध को व्यसन मुक्त के लिए आह्वान करेगी। हम भारतवासी एक है, एकता का संदेश देंगे। गौरतलब है कि गुजरात और दादर नगर हवेली के कैडेट इस पदयात्रा में भाग ले रहे हैं। 40 कैडेट दांडी मार्च के रास्तों का अनुसरण करेंगे। 10 दिसंबर को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुई यह यात्रा 23 दिसंबर को दांडी नमक सत्याग्रह स्मारक नवसारी में समाप्त होगी। 410 किलोमीटर की इस पद यात्रा में रोजाना करीब 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। कैडेट्स आश्रम, गुरुकुल, स्कूल और कॉलेज जैसे 12 अलग अलग जगहों पर रुकेंगे। पूरी यात्रा के दौरान कैडेट खादी के कपड़े पहने नजर आएंगे। चलने की नहीं है, ये चलते वक्त हमारा जो कैडेट्स देश की इस वक्त जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, जो अमृतकाल में देश जो विकसित भारत की तरफ बढ़ रही है, उसका कुछ इम्पोर्टेंट संदेश जो है, जो कि स्वच्छ भारत, फाइट अगेंस्ट ड्रग मैनर्स, ग्लोबल वार्मिंग, एजुकेशन विद डिसिप्लिन एंड एथिक्स, फिट इंडिया, ऐसा संदेश चीज़ जो है हर एक युवा को पहुंचाने के लिए जो सबक लेकर के ये टीम आगे बढ़ रहे हैं। कैडेट्स रास्ते में नुक्कड़ नाटकों और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के साथ संवाद करेंगे। उनके संदेश निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित हैं। विकसित भारत, एक विकसित भारत का दृष्टिकोण, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबन को बढ़ावा देना, स्वच्छ भारत, स्वच्छता और सफाई को प्रोत्साहित करना, स्वस्थ भारत, स्वास्थ्य और कल्याण पर जोर देना, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता को उजागर करना, अनुशासन और नैतिकता के साथ शिक्षा, नशा मुक्ति, मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में, आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम।
LIC का जीवन उत्सव, एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब बात करते हैं उस आयोजन की जिसका युवा लंबे समय से इंतजार करते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन बुधवार से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हैकाथॉन के प्रतिभागियों से संवाद भी करेंगे। इस ग्रैंड फिनाले में देश भर के 1300 से अधिक छात्र टीमें भाग लेंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इस हैकाथॉन में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों की टीमें एक से बढ़कर एक आइडियाज के साथ तैयार नजर आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण देश भर के 51 नोडल केंद्रों पर बुधवार को एक साथ शुरू होगा। सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक बिना रुके चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। पिछले संस्करणों की तरह छात्र दल मंत्रालयों या विभागों द्वारा या उद्योगों द्वारा दिए गए समस्या कथनों पर काम करेंगे या राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों से जुड़े 17 विषयों में से किसी पर नवाचार श्रेणी में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथन को लेकर छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है। भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं और दिल्ली NCR से एक टीम पहुंची है जो स्मार्ट इंडिया हैकाथन में भाग लेने आई हुई है। हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू दिया गया है। सो देयर वर वेरियस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो कि गवर्नमेंट ने दी थी, जो कि प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है डेली लाइफ में, एंड जो हमने सिलेक्ट किया है दैट इज़ जस्ट फॉर फार्मर्स। तो हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन के साथ आए हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हम फार्मर्स की काफ़ी हद तक हेल्प कर पाएंगे। हमारे पास एक दिशा है, एक निर्देश है, बस उसको एक एकत्रित कर कर बस लगाने की देरी है कि हम उसको बनाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। एक प्रोजेक्ट होता है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो वो एक टीम के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता है। जब तक हर एक मेंबर काम उसमें नहीं कर पाएगा तब तक कोई भी प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 2 महीने से हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। हमने ये हैकाथन अपने इंटर कॉलेज में भी जीता है और फिर उसके बाद हम लोग सिलेक्ट हुए, यहाँ तक आए हैं। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बेसिकली हमारे कॉलेज में 100 टीम्स थी, उसमें से हम कुछ 15 टीम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द कॉलेज हु आर देयर। इस वर्ष हैकाथॉन के विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और कॉरपोरेट भागीदारों द्वारा प्रस्तुत समस्या कथन शामिल होंगे। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों द्वारा 250 से अधिक समस्या कथन प्रस्तुत किए गए हैं। IS यूनिवर्सिटी भोपाल में स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2024 का हार्डवेयर एडिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम। 17 टीम आ रही हैं देश भर से, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली NCR और बहुत सारी जगहों से आ रहे हैं। उनको गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ ने उनके रियल टाइम प्रॉब्लम्स दिए हैं जिसके लिए वो सॉल्यूशंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। गौरतलब है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक पहल है जो छात्रों और पेशेवरों को प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रतियोगिता को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सॉफ्टवेयर संस्करण और हार्डवेयर संस्करण। प्रत्येक श्रेणी का उद्देश्य स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा, कृषि, परिवहन, शहरी विकास, सार्वजनिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मुद्दों से निपटना है। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथन के लिए मध्य प्रदेश जो टीमें पहुंची हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। इंतज़ार है जब ये हैकाथन शुरू होगा, प्रधानमंत्री जब बोलेंगे, क्या कुछ वो बोलेंगे, इस बात को भी जानने की जिज्ञासा इन छात्रों के अंदर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले कई घंटों के लिए ये छात्र अब बिजी होने वाले हैं। देश की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनके समाधान को खोजने वाले हैं। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। केजरीवाल पर मुसलमान विरोधी होने का आरोप लगाया है।
कहा कि वो जनता की नहीं अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब्दुल रहमान ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली से इस वक्त आ रही है। आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल के विधायक अब्दुल रहमान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वो मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने लगाया केजरीवाल पर आरोप, कहा वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका। सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और केजरीवाल पर आरोप भी लगाया है कि वो मुसलमान विरोधी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है ये, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि वो जनता की नहीं अपनी राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल, ये अब्दुल रहमान का कहना है। तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की, विधायक अब्दुल रहमान ने इस्तीफा दे दिया है। सीलमपुर के विधायक हैं अब्दुल रहमान, जिन्होंने इस्तीफा दिया है और उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो मुसलमान विरोधी हैं। उनका ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो जनता की राजनीति नहीं करते हैं, अब्दुल रहमान ने कहा है। तो काफ़ी बड़ी खबर है, इस वक्त दिल्ली से आ रही है। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है और दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उसको देखते हुए ये खबर काफ़ी झटके वाली खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। सीलमपुर के विधायक अब्दुल रहमान ने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ उन्होंने आरोप भी लगाया है अरविंद केजरीवाल पर कि वो मुसलमान विरोधी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल जनता की नहीं अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर, उन्हीं के विधायक के द्वारा। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, दिल्ली से ये खबर आ रही है। अब्दुल रहमान जो सीलमपुर के विधायक हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी उन्होंने छोड़ दी है, उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो मुसलमान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि वो इंसाफ और हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता की राजनीति नहीं अपने लिए राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने लिए फायदे की राजनीति कर रहे हैं। अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अमरेंद्र, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से पार्टी में लगातार अंतःकलह चल रही है और अरविंद केजरीवाल को लेकर जो लगातार नाराजगी है उसका एक बड़ा उदाहरण देखा जा सकता है जब आम आदमी पार्टी के सीलमपुर के विधायक जो है अब्दुल रहमान, उन्होंने आम आदमी पार्टी से न सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। और अगर आप उस पत्र को पढ़ेंगे संशय का, तो उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर लिखा है कि मैं आज बहुत भारी मन से आम आदमी पार्टी इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जो है मुस्लिम विरोधी है और कहीं ना कहीं मुसलमानों और अन्य वंचितों की वो लगातार पार्टी उपेक्षा कर रही है। इसलिए मैंने अपने मूल नैतिक कर्तव्य के तहत आज इस्तीफा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर इस पत्र में यह भी कहा है कि लगातार मैंने बात करने की कोशिश की आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनाव के होने के बाद भी लगातार वंचित समाज की उपेक्षा, अल्पसंख्यकों की। अमरेंद्र, आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि दिल्ली के मुसलमानों में उनका अच्छा खासा बेस है और इस तरह की खबर आ रही है, ये कितना बड़ा झटका है? देखिए, बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। जिस तरह से अब्दुल रहमान जो है न सिर्फ विधायक है बल्कि मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, कई मुद्दों से मुकर रहते हैं और लगातार आम आदमी पार्टी अगर इस तरह के दावे कर रही है, उन्हीं के पार्टी का एक विधायक, एक सीनियर विधायक जो सीलमपुर से विधायक है, वो ये कहता है कि मुसलमान विरोधी उनकी सरकार की नीतियां हैं और लगातार केजरीवाल मुसलमान विरोधी काम कर रहे हैं। इसमें ये कहना गलत ना होगा कि जिस तरह के दावे हैं आम आदमी पार्टी के, कहीं ना कहीं हकीकत कुछ और है, क्योंकि अब्दुल रहमान ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है। और ठीक है अमरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है दिल्ली से, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है दिल्ली में। उनके विधायक अब्दुल रहमान ने इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ भारत@7 को हम यहीं पर खत्म करते हैं। नमस्कार।